अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखें हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखें हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। शादी का मतलब जिंदान होता है। तुम जानती हो मकान कितना भी कीमती या खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन घर औरत के आने से ही बनता है। मैं ऐसे तुम लोग की बेगमात की तरह नहीं बना सकता, वरना एक दिन ये तो ऐसी रोने वाली शक्ल बनाकर क्यों बैठी है? तुझे पता है मेरी दादी कहती थी शादी से पहले ऐसी शक्ल बनाने से शादी वाले दिन चेहरे पर रूप नहीं आता। पता है शादी की पहली रात मर्द की आंखें औरत की खूबसूरती को ढूंढती हैं। अम्मा मुझे जो चाहे बना दो, पर बीबी जी ना बनाओ। पागल हो गई हो क्या? सारी जिंदगी कमारी बैठी रहोगी? हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करना ही पड़ती है। अम्मा क्या शादी पैरों में बेड़ियां डालने का नाम है? क्या मतलब? ये गांव की जितनी लड़कियों की शादी हुई है उनके पैरों में पेड़ी डाल दी है क्या? ये बेड़ियां नहीं तो और क्या है। घर से बाहर नहीं निकल सकती, ना कुएं पे जा सकती हूँ, ना खेतों में। अभी से पाबंदियां लगा दी गई हैं, जैसे कि माइयों में बिठा दी गई हूँ। मुझे पता है तू सुबह से चरपाई पर बैठे बैठे यही सारी बातें सोच रही है कि हमने तुझे घर में कैद कर दिया। अम्मा मुझे गांव की हर चीज याद आएगी। ऐसा क्या है जिसकी याद में से टेढ़ी शक्ल बनाकर बैठ गई है? वफूरे चाचा की घर की बेरी पर फैली हुई अमर बेल, या वो नीर दांत का कुत्ता जो हमेशा घर के दरवाजे पर बैठा हुआ आती जाती लड़कियों को घूरता रहता है गुंडों की तरह, और वो नूरा नाई जैसी लड़कियों को देखता है मनहूस के मुंह से गंदे लतीफे निकलना शुरू हो जाते हैं। और तू समझती कि हमने तुझे पाबंद कर दिया? अरे बेटा ये पाबंदी नहीं है, ये तो एक रस्म है। और जब मेरी शादी होने वाली थी ना तो मुझे भी इस रस्म का पाबंद करके बिठा दिया था। और तू अब इस गांव को भूल जाने की कोशिश कर। तेरा होने वाला दूल्हा शहर में नौकर है और वो शादी के बाद तुझे शहर में अपने पास ही यार अमीन, आपको एक साथ दो मुबारकबाद कबूल हो। अलग अलग करके दें, कबूल करने में आसानी होगी। भाई सबसे पहले तो आपकी तरक्की होने पे अब आपकी तनख्वाह 7,500 रुपये माहवार हो गई है, और दूसरी मुबारकबाद आपकी शादी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको मेरे साथ गांव चलना होगा, मेरी शादी में शिरकत करना है। यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं आपकी शादी में शिरकत नहीं कर सकता। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। कोई बात नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ज़्यादा अहम होता है। एक बात तो बताएं, हमारी होने वाली भाभी में ऐसी क्या ख़ास बात है? क्या हमारे शहरी कोट और पतलून पहनने वाले दोस्त को शहर की रंगीनियों में भटकने नहीं दिया?
उसकी कोई एक बात हो तो बताऊं। उसकी तो हर बात में एक अदा है। सच पूछो तो वो अदाओं की मिट्टी से बनी एक मुजस्मा है। वो सर पर 2 भरे हुए गाड़े रख के जब चलती है तो उसके जिस्म के तमाम खुतूत जाग उठते हैं। वो दोपहर में जब अपने बाप के लिए खेतों में खाना लेके जाती है और आसपास कोई नजर ना आए तो हौले हौले माहियां गुनगुनाती है, जैसे फिजा भी उसके साथ साथ गुनगुना रही हो। जब वो हा हा हू की आवाजें लगाती है तो बाजरे की फसल से जैसे चिड़िया उड़ जाती है, तो जैसे चिड़िया उसकी हा हा हू की रिदम पर उड़ रही है, वो सहेलियों की शादी पर ऐसी लुट्टी नाचती है कि मेरा हसन अपने कान पकड़ती है। वो उस वक्त कितनी प्यारी और अछूती लगती है। अम्मा, शादी का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि हम किसी की आज़ादी को कैद करें। बानू क्यों कुएं पर पानी भरने नहीं जाती? मैं बानू से इसलिए शादी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका बाप और मेरे अब्बा आपस में दोस्त है, या उन्हें अगली फसल तक गंदम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उससे इसलिए शादी कर रहा हूं क्योंकि वो एक सादा और देहाती लड़की है। वरना जिस शहर के दफ्तर में मैं काम करता था और जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, वहां एक से एक रिश्ता मेरे सामने पेश किया गया, मगर मेरी इस अच्छाई का महवर लड़कियों का हुस्न या उनके अमीर वालिदैन की तरफ से मिलने वाला जहेज नहीं था। इसलिए कि शहरी तमद्दुन के बावजूद मेरा शऊर अभी तक देहाती ही है। बारिश के पहले छींटे के साथ जब मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से हवा बस जाती है तो मेरा जी चाहता है कि बाहर जाकर भीगी धरती के गले में बाहें डाल दूं। पर तू देहात के ना रीत और रिवाज भूल गया है। पता है, जब लड़की के ब्याह में चंद रोज रह जाते हैं ना तो लड़की का बाहर जाना अच्छा नहीं समझा जाता। पता है, ऐसे मौकों पर ना आवारा लड़कों की नजरें लड़की को चीरती हुई पार हो जाती हैं। अम्मा, इन रीत और रिवाज का मैं भी कायल हूं, लेकिन इन फजूल पाबंदियों को मैं नहीं मानता। एक बार मेरी शादी हो जाए और मैं कराची चला जाऊं, फिर देखता हूं बहानों पर कौन कदम लगाता है। बहू, अरे जल्दी तैयार हो के आ जा, तेरा भाई तुझे मैं अकेले जाने के लिए आया है। दुल्हन, ब्याह के 1-2 दिन बाद ना मैके जाना पड़ता है 2 दिन के लिए। ये रस्म है और इसे निभाना जरूरी है ताकि लड़की के घर वाले ये ना समझे कि ब्याह के बाद लड़की हमेशा के लिए पराई हो गई है। तू क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? 1-2 दिन के लिए जा रही है तेरी दुल्हन, ऐमी फजूल में मुंह बनाया हुआ तूने। बानो, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अंदर चलना। घूंघट क्यों निकाल रहे हो? ताकि तुम्हारी खूबसूरती पर किसी की नजर ना पड़े। मैंने तो पर्दा कभी नहीं किया। बानो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारा हुस्न मेरी मलकियत है। ब्याह के बाद तुम्हारे हुस्न में और भी निखार आ गया। मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारा हुस्न
ज़माने को मेरा रकीब बना दे। मैं चलती हूँ। इलियास भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। खाला पता नहीं क्या सोचती होंगी। सोचने दो ना। मानो तुम जानती हो, जब बीवी शौहर को छोड़ के मैके जाती है तो उस पर क्या गुजरती है। मैं चलती हूँ। तुम्हें बुर्का पहनने की आदत डालनी होगी। तुम गांव से शहर जा रही हो। लेकिन मैंने बुर्का कभी नहीं पहना है। तुम बुर्का इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि ना तो कुएं से पानी भरा जा सकता है और ना ही खेत खलियान के काम किए जा सकते हैं। और शहर में तुम्हें ये काम नहीं करने होंगे। शहर में मेरे मकान के आसपास जितने भी मकान हैं वहाँ औरतें पर्दा करती हैं। तुम्हें काले रेशम का बुर्का सिला दूंगा, चाहे इसमें मेरी आधी तनख्वाह क्यों ना लग जाए। मानो 2 दिन के इंतजार के बाद की मिलने वाली खुशी अपने आंसुओं में ना बहाना। मुस्कुरा दो। तुम मुस्कुराती हो तो हर शय मुस्कुराती है। बानो बेगम, कैसा लगा हमारा नया घर, अपनी नई दुनिया? बहुत अच्छा है घर। अच्छा तो पहले से था, लेकिन अब बहुत अच्छा है। तुम जो आ गई हो। तुम जानती हो मकान कितना भी कीमती या खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन घर औरत के आने से ही बनता है। मैं इसे और भी अच्छा बना दूंगी। बिल्कुल अच्छा बनाओ, तुम्हारा अपना ही घर है, लेकिन आज नहीं। आज क्यों नहीं? अरे भाई, कल रात ही तुम पहुंची हो, इतना लंबा सफर किया तुमने, थक गई होगी, आराम करो। मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, दरअसल तुम थक गए हो। तुमने इतना लंबा सफर तय किया है, मैं कैसे थकने लगा? मुझे तो इस तरह की सफर की आदत है, तुम्हें आदत नहीं है, तुम थक गई होगी। ज़रा सी बात पर गुस्सा कर रहे थे। एक बार मैंने अपना हाथ बुर्के से निकाल कर बाहर रखा तो गुस्से से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया था।
ये तजुर्बा आपको शादी के बाद हुआ है। लगता है आपकी बीवी बहुत खूबसूरत होगी। बिल्कुल बाकर भाई, यकीनन ये तजुर्बा इनको शादी के फौरन बाद ही हुआ है, वरना शादी के पहले दिन से ऐसी बातें हमने तो नहीं सुनी। जहाँ शादी एक तजुर्बा है, क्या इसके दूसरे फायदे भी हो सकते हैं? बिल्कुल भाई। तरक्की हो गई है, अच्छी नौकरी, दीगर मरावात। ऐसा लगता है जैसे कुदरत अचानक मुझ पे मेहरबान हो गई है। वाकई हमारे हालात ऐसे बदल गए हैं कि लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ। मानो ख्वाब बंद आंखों से देखे जाते हैं, खुली आंखों से नहीं। जो खुली आंखों से नजर आए वो हकीकत होती है। तो अब जबकि हमारे हालात बदल ही गए हैं, तो हम गांव बस में नहीं, हवाई जहाज, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एरोप्लेन, हाँ याद आया, एरोप्लेन ही कहते हैं ना हवाई जहाज को। देखा, तुम जो मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा रहे हो, मैं सीख ही रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि तुम सीख रही हो, लेकिन ये अचानक गांव जाने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? भूल गए? तुम्हारी दोस्त की बहन की शादी है, तुमने खुद ही तो कहा था कि हम दोनों जाएंगे। हाँ जरूर कहा होगा, लेकिन अब भूल जाओ। मानो हमारी जिंदगी का मैयार अब बदल चुका है, और जब मैयार जिंदगी बदल जाए तो जीने के तरीके को भी बदलना पड़ता है। अब हम उस मोहल्ले के छोटे मकान में नहीं, गुलबर्ग में किराए की कोठी में रहते हैं। दफ्तर जाने के लिए मैंने स्कूटर खरीद लिया है। हमारी बैठक में सोफे और शीशे की तपाइयां भी आ गई हैं। तुम्हारे लिए मैंने नौकरानी भी रखी है। महीने में एक आध बार
मेरे दफ्तरी दोस्त मेरी दावत में इस घर पे मधु हुआ करेंगे। मानो मैं नहीं चाहता हूं कि गांव के छोटे लोगों से रिश्तों और ताल्लुकात को इतना बढ़ावा दूं कि उनके लिए घर के दरवाजे मुझे खोलने पड़े। और हाँ, कल शाम को मैंने अपने कुछ नए दोस्तों को दावत दी है, तो तुम नौकरानी से कहना बैठक की अच्छी तरह से सफाई कर ले। ठीक है? सवाल ये कि बीवी अगर सियासत में अच्छा किरदार अदा करे तो शौहर की हालत अबतर हो जाती है, और उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस बात को नोटिस कर सके कि शौहर की हालत अबतर हो गई है। तो इस लिहाज से तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। क्यों? तुम्हारी बीवी सियासतदान है क्या? खुशकिस्मत इसलिए क्योंकि तुम्हारी बीवी गांव की है, वरना हमारी बेगमात की तरह किसी दावत में या किसी तहरीक निस्वा के इजलास में बैठी होती। यार अमीन, पिछली दावत में भी भाभी नजर नहीं आई और आज भी अंदर बैठी हैं। यार हम उनके देवर हैं, देवर से कैसे शर्माना। मेरे बीवी के देवर साहब आपकी भाभी आपकी बेगमात की खिदमत कर रही हैं। यार भाभी को शहरी माहौल में ढलना सिखा दो। गांव का जो खोल उन पे चढ़ा हुआ है उसको उतार फेंको। नहीं, मैं ऐसे तुम लोग की बेगमात की तरह नहीं बना सकता, वरना एक दिन मैं भी उसका इंतजार करता रह जाऊंगा। क्या रेहान को इतने बड़े ओहदे पर अचानक तरक्की मिल गई? वो इतना काबिल तो नहीं था। उसे जरूर ये तरक्की अपनी चापलूसी और खुशामदी की वजह से हासिल हुई होगी। अरे भाई, खुशामदी शख्स तो वो है ही, मगर उसकी तरक्की में उसकी खुशामद से ज्यादा उसकी बेगम का दखल है। रेहान की बीवी और बड़े साहब की बीवी में बेनापे का रिश्ता है। ईद में सवैयों का तबादला, सालगिरह में तोहफों का तबादला, और कभी कभी बड़े साहब और उनकी बीवी की शाहाना दावत का एहतमाम करना। अब तरक्की के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। ये तो बिल्कुल बेगैरती है। ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने बड़े अफसर को दावत पे बुलाऊं घर और अपनी बेगम से कहूं कि मेरे अफसर के मुंह में निवाला डालो। नहीं भाई नहीं, हमसे ये नहीं होगा। हम देहाती लोग हैं, अगर हम ऐसी बातें सोचे भी ना तो हमारी दिमाग की रगें फट जाएं। हद हो गई भी है, तौबा है भाई। अरे भाई, कितने ही एहलकार अपनी बीवियों को तरक्की की सीढ़ी बनाकर बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए ना, रशीद जफर आपके बाद आया था, जूनियर था आपका, लेकिन आप उसके मातहत काम कर रहे हैं। साबिर और शाकिर होना अच्छी बात है, मगर तरक्की की दौड़ में पांव की बेड़ियां बन जाती हैं। अब जितना जल्दी इन बेड़ियों से आजाद हो जाएं, तो आपके पास किराए की कोठी के बजाय एक बंगला हो सकता है, स्कूटर की जगह मोटर हो सकती है। मैं अपने ज़मीर और गैरत का कातिल नहीं बन सकता। भाई अब हम एक नए इलाके में आ गए। अड़ोस पड़ोस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए छोटी मोटी दावतें करनी पड़ती हैं। क्या कोठियों में रहने वालों की बेगमात ऐसी होती हैं? ऐसी मतलब कैसी? औरतों जैसी शर्म हया तो है ही नहीं उनमें। ऐसे कपड़े पहनी हुई थी कि देख के शर्म आ जाए, और किसी के भी सर पर दुपट्टा नहीं था। तौबा तौबा, मैं तो देख के शर्म से पानी पानी हो रही थी। उनके शौहर उनको डांट डपट नहीं करते क्या? मानो ये शहर है, तुम्हारी अब तक की जिंदगी गांव की औरतों को देखते हुए गुजरी है। शहरों में मियाँ बीवी से ज्यादा दूसरे के दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त जिसमें सब चलता है। शहरी तो मैं भी हो गई हूँ, लेकिन मुझे उनकी तरह नहीं बनना है। बानो, तुम्हारा अमीन जब शहर की रंगीनियों में ना बदल सका तो तुम्हें कैसे बदलने देगा? भाई मैं तो आज भी चाहता हूँ
तुम मेरे पास बैठकर माइये गाओ, हा हा हू करो, जैसे खेतों में चिड़िया उड़ाते वक्त करती थी। जो मेरे सामने खड़े होकर साहब साहब कहता था, आज मैं उसके मातहत बनकर उसके सामने फाइलें पेश करता हूं और झड़कियां सुनता हूं। खालिद सही कह रहा था, मैं महीनों का सफ़र सदियों में तय कर रहा हूं। जब दफ्तर के सामने अपनी मोटर रोकता हूं तो दूसरे आला एहलकारों की मोटरों के मुकाबले में ऐसा लगता है जैसे मैं मोटर के बजाय डिबिया से निकल रहा हूं। एक मर्तबा तो किसी दोस्त ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया था। जब मेरी मोटर चालू नहीं हो रही थी तो मजाक में उसने मेरी मोटर को अपनी मोटर की डिग्गी में रखने का मशवरा दिया। चपड़ासी और चौकीदार भी मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। छी। जनाब जनाब, आप लतीफे बहुत कमाल के सुनाते हैं। आपको देख के कतई ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर एक शोख इंसान भी बसता है। अगर आप बुरा ना माने तो किसी छुट्टी के रोज हमारे घर तशरीफ लाइएगा, खुलकर बैठक करेंगे। अमीन मियाँ, सिर्फ बैठक से ही वक्त कहाँ बीतेगा। कुछ पीने पिलाने का इंतजाम करो तो वक्त का मजा भी आएगा। अच्छा जनाब, मैंने तो आज तक पी नहीं है, लेकिन चलिए, आपकी आमद की खुशी में इसका इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन हम देसी नहीं, विलायती पीते हैं। जनाब, ये कौन सी बड़ी बात कर दी आपने? बिल्कुल आपको आपकी पसंद की चीज पिलाएंगे। पीने के बाद हम बहक जाते हैं। सरकार, हम हैं ना आपको थामने के लिए। आप पहले हमारी दावत तो कबूल कीजिए। हमारे गरीब खाने में अपनी आमद का शर्फ तो बख्शिए। वैसे तो हमारी फितरत में दावतें देना है, दावत कबूल करना हमारी शान के खिलाफ है। बहरहाल, अगर आप जिद कर रहे हैं तो आपकी खुशी की खातिर हम आपकी ये दावत कबूल कर लेते हैं। जनाब, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी खिदमत में कोई कसर बाकी ना रहे। एक कसर बाकी रह गई है। वो क्या? यार, अजीब आदमी हो तुम। मैं पहली मर्तबा तुम्हारे घर आया हूं, तुमने अपनी बीवी से तारुफ ही नहीं करवाया। कब करवाओगे? जनाब, वो देहाती औरत है, उसे आप जैसे बड़े लोगों से मिलने का सलीका नहीं आता। ऐसी की तैसी सलीके की। तुम उससे तारुफ करवाते हो या हम खुद जाके अपना तारुफ करवा दें? भाभी, ओ प्यारी भाभी। अरे जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? अड़ोस पड़ोस में आपकी आवाजें जारी होंगी, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? तुम कितनी मर्तबा अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर दावतों में आए हो? क्या मेरी बीवी तुम्हारे सामने नहीं आई? क्या मैंने उसका तारुफ तुमसे नहीं करवाया? तुम मेरी बीवी को देखो और मैं तुम्हारी बीवी को ना देखूं, ये कैसे हो सकता है भाई? चलो चलो ठीक है, मुझे सिगरेट पिलाओ। आप बैठे, मैं आपके लिए सिगरेट लेकर आता हूँ। आज इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान, डर है कि चला ना जाए, हम दिल की बात
सुना न सके ऐ रात को तुम्हारा अफसर किस बात पर चीख रहा था और जोर जोर से भाभी भाभी क्यों पुकार रहा था? पी ली थी उसने, बह गया था। तो ऐसे लोगों को बुलाते क्यों हो जो शराब पीते हैं? पर्देदार बीवियों को यूं नाम लेकर नहीं पुकारते। पिछली मर्तबा भी जब तुमने दोस्तों की दावत दी थी तो यही किया था। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या बात है, तुम परेशान से लगते हो? बड़े साहब के साथ गुस्से से पेश आया था। दफ्तर जाके सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा क्या हो गया था कि माफी मांगनी पड़ेगी? बस कुछ बात हुई थी ऐसी जो मैं तुमसे नहीं कह सकता। और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हूं। अपनी मनुष्य शक्ल लेकर दफा हो जाओ मेरे दफ्तर से। जनाब, पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा अपने हद से कभी तजावुज नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, अगर तुम इतना क्या बात है, तुम अब तक जाग रहे हो? कुछ नहीं, सो जाओ। बात क्या है? पहले तो तुम इतनी रात कभी नहीं जागते। अरे कहा ना कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रही क्या? जनाब, ये हैं आपकी भाभी और हमारी बानो बेगम। आपको बड़ी हसरत थी आपसे इनका तारुफ करवाऊं, लीजिए आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी हमने। भाई बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारी बेगम और हमारी भाभी जान। जनाब, हमारी बेगम तो सर से पैर तक खूबसूरती का एक मुजस्मा है। ऐसी खूबसूरत बीवी तो हमारे दफ्तर में काम करने वाले किसी भी शख्स की नहीं है। तुम खुशकिस्मत हो अमीन मियां। शुक्रिया जनाब। अमा गधे हो तुम।
इतनी खूबसूरत बीवी को भी कोई कैद करके पर्दे में रखता है? भला खूबसूरती भी कोई छुपाने की चीज है? समझ गया जनाब, मैं सचमुच का गधा हूं। मैं माफी मांगता हूं बानो बेगम। शादी के बाद से मैं तुम पर जबरदस्ती करता चला आ रहा हूं। मैं इस जबरदस्ती की तुमसे माफी चाहता हूं। गुनहगार हूं मैं, मुजरिम हूं मैं। मेरा ये अफसर गवाह है, और अंदर बैठे मर्द औरत जो रक्स कर रहे हैं उन सबको गवाह बनाकर मैं आज तुमको पर्दे की कैद से आजाद करता हूं। आज से तुम्हारा पर्दा खत्म। अब तो खुश है ना जनाब? मैंने खूबसूरती को कैद से आजाद कर दिया। बहुत अच्छे अमीन, बहुत अच्छे। अब तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम बाशऊर हो गए हो, और तरक्की बाशऊर लोगों को ही मिलती है। हाँ, तो मेरे बाशऊर होने की खुशी में आज मैं सबको पिलाता हूं। बेगम, तुम भी मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। मेरे अफसर से हाथ मिलाओ और बाहर चलकर मेहमानों को लुट्टी दिखाओ। मिलाओ। शर्म आ रही है। मिलाओ, कुछ नहीं होता। आ जाओ ना, मिला लो। अरे मिलाओ ना हाथ, क्या हो गया? मिलाओ हाथ, मिलाओ। बेगैरत इंसान, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तरक्की की सीढ़ी नहीं।